नमस्कार बच्चों, मैं इला श्रेष्ठ राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव की कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। आज हम विज्ञान के 19th चैप्टर जैव विविधता एवं इसका संरक्षण का भाग 3 शुरू करेंगे, जिसमें हमारा विषय रहेगा जैव विविधता का महत्व। पर उससे पहले पिछली बार दिए गए दोनों प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तो पहला प्रश्न था आपका, जैव विविधता के तप्त स्थल की अवधारणा सर्वप्रथम किसने और कब प्रस्तुत की थी? तो आप इसमें 2 बातों का उत्तर देंगे, किसने और कब प्रस्तुत की थी। तो उत्तर लिखेंगे आप, जैव विविधता के तप्त स्थल की अवधारणा सर्वप्रथम 1988 में यानी 1988 में ब्रिटिश पारिस्थितिकीविद नॉर्मन मेयर्स ने प्रस्तुत की थी। ये रहेगा आपका इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न 2 था आपका, विश्व के किन्हीं 4 जैव विविधता तप्त स्थलों के नाम लिखिए। हमें कितने तप्त स्थलों के बारे में बताना है? केवल 4, और वो भी विश्व के। तो आप लिखेंगे विश्व के 4 जैव विविधता तप्त स्थल निम्न हैं। पहला पूर्वी हिमालय, पूर्वी मलेशियाई द्वीप समूह, ये दूसरा हो गया। तीसरा है आपका दक्षिण पश्चिम चीन के पर्वत, और चौथा है आपका मेडागास्कर द्वीप समूह। मैंने यहाँ पे इन 4 का नाम लिखा है, आप पुस्तक में दिए गए किन्हीं भी 4 का नाम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो थे हमारे पिछली बार दिए गए दोनों प्रश्नों के उत्तर, आपने अच्छी तरह चेक कर लिए होंगे। अब हम आते हैं आज के टॉपिक पर। बच्चों, आपने पिछले वीडियो में जैव विविधता के बारे में जाना था कि जैव विविधता किसे कहते हैं, जैव विविधता के स्तर क्या हैं। इसके अलावा हमने जैव विविधता के तप्त स्थलों की भी बात की थी, और हमने वैश्विक स्तर पर और हमारे भारत में जैव विविधता से संबंधित कुछ आंकड़ों पर एक नज़र डाली थी। अब हम बात करेंगे उसी जैव विविधता के महत्व की। इतना तो आप समझ चुके होंगे कि जितने भी पृथ्वी पर सजीव हैं वो सब मिलकर क्या बना रहे हैं? पृथ्वी की जैव विविधता बना रहे हैं। यानी जितने भी सजीव जातियां या प्रजातियां हैं वो सभी क्या कहलाती हैं? जैव विविधता कहलाती हैं। हम क्या हुए? एक प्राकृतिक संसाधन हुए, यानी जैविक प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत ये पूरी जैव विविधता आती है। और जितने भी जीव हैं वो इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं, चाहे प्राकृतिक रूप से हो चाहे जैविक रूप से हो। और प्राकृतिक संसाधन क्या है? ये जैविक जैव विविधता। ठीक है बच्चों, यहाँ हम जैव विविधता के महत्व को कई सारे बिंदुओं के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो हमारा पहला बिंदु जो रहेगा वो है आर्थिक महत्व। जैव विविधता से हमें वैसे तो बहुत सारी आर्थिक वस्तुएं प्राप्त होती हैं, या हम बहुत सारा लाभ प्राप्त करते हैं। जैसे हमें भोजन प्राप्त होता है, ईंधन प्राप्त होता है, इमारती लकड़ी, चाय, कॉफ़ी। इसके अलावा बहुत सारे उद्योग धंधों के लिए कच्चा माल भी हमको जैव विविधता से ही प्राप्त होता है। अब हम इस आर्थिक लाभ की कुछ बिंदुओं के अंतर्गत चर्चा करते हैं। तो हमारा पहला बिंदु है कि बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जैव विविधता का उपयोग कृषि पैदावार को बढ़ाने में भी किया जाता है। यानी जैव विविधता का उपयोग हम कहाँ कर रहे हैं? कृषि पैदावार बढ़ाने के साथ साथ रोगरोधी और कीटरोधी किस्मों के उत्पादन में भी कर रहे हैं। और वो इसीलिए हो पा रहा है ये कीटरोधी रोगरोधी किस्मों का उत्पादन, क्योंकि हमारे पास किसी भी प्रजाति की जब जैव विविधता अधिक होती है या किस्में अधिक होती हैं, तब हम वातावरण के अनुकूल कोई भी किस्म पैदा कर पाते हैं। तो ये जो पॉइंट है कि आवश्यकताओं की पूर्ति किसकी? जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम कहाँ उपयोग कर रहे हैं जैव विविधता का? कृषि पैदावार बढ़ाने में, और इसके साथ साथ रोगरोधी और कीटरोधी फसलों के विकास में कर रहे हैं। यानी किसी भी प्रजाति की हम ऐसी किस्मों को विकसित कर रहे हैं जो कैसी हो? कीटरोधी हो और रोगरोधी किस्में हो। ठीक है बच्चों, आप इसके कुछ उदाहरण इस तरह से देख सकते हैं। जैसे सबसे पहला है, हरित क्रांति के लिए उत्तरदायी गेहूं की बोनी किस्मों का विकास जापान में पाई जाने वाली नारिन 10 नामक गेहूं की किस्म से किया गया था। हरित क्रांति, आपको पता है भारत में हरित क्रांति कब हुई थी? 1966 से लेकर 1967 वाले वर्ष में हुई थी। तो जब ये हरित क्रांति हुई थी उस समय गेहूं के उत्पादन, धान के उत्पादन पर ध्यान दिया गया था, और ऐसी फसलों को उत्पादित किया गया था जो उन्नत किस्म के बीजों से, रासायनिक उर्वरकों से, साथ में नई तकनीक के माध्यम से पैदा की गई थी।
इसी में गेहूं की एक बोनी किस्म थी जो जापान में पाई जाने वाले नारिन 10 नामक गेहूं की किस्म से विकसित हुई थी। और आपको पता होना चाहिए जब इन बोनी किस्मों को बोया गया तो जो उत्पादन था वो बहुत अधिक हुआ, दुगना तिगुना उत्पादन हुआ। तो ये फायदा हरित क्रांति के समय किससे हुआ? नारिन 10 नामक गेहूं की किस्म से हुआ था। इसी तरह से चावल की यानी धान की बोनी किस्म, धान की बोनी किस्म थी जो ताइवान में पाई जाने वाली डी जियो रूजेन नामक धान की प्रजाति से प्राप्त की गई थी। चावल की बोनी किस्मों का जो विकास था वो किससे किया गया? ताइवान में पाई जाने वाली डी जियो रूजेन नामक धान की प्रजाति से किया गया था और इनका उत्पादन भी बहुत अधिक हुआ था उस समय पर। ऐसे ही 1970 में एशिया महाद्वीप में एक बार 1,60,000 हेक्टेयर क्षेत्र में जो धान की फसलें थी वो वायरस से ग्रसित हो गई, यानी बीमारी से ग्रसित हो गई। और किस वायरस से? ग्रासी स्टंट वायरस से तबाह हो गई थी सारी। जब इस वायरस का प्रकोप इतने हेक्टेयर क्षेत्र में उगी हुई धान की फसल पर हुआ तो वो फसल क्या हो गई? तबाह हो गई थी। कहां पर? एशिया महाद्वीप में। तो आप सोचिए एशिया महाद्वीप में कितने अधिक लोग धान पर निर्भर करते हैं अपने भोजन के लिए। तो उन सब का भोजन क्या हो गया? नष्ट हो गया। इतने बड़े क्षेत्र में तबाही हो गई थी। तो ऐसे समय में भारत में उत्तर प्रदेश में एक संग्रहित की गई किस्म थी जंगली धान की। उस जंगली धान से इन धान की किस्मों को क्या किया गया? रोगरोधी किया गया, यानी इस वायरस के प्रति प्रतिरोधी किया गया। और फिर क्या की गई? धान की पैदावार की गई। तो जहां हम देख रहे हैं कि ग्रासी स्टंट वायरस से तबाह हो गई थी, तब जंगली धान की प्रजाति कौन सी थी? वो ओराइजा निवेरा। कौन सा जंगली धान की प्रजाति थी? नाम याद रखना होगा आपको, ओराइजा निवेरा से उक्त रोग की यानी इस रोग के प्रति प्रतिरोधी क्षमता विकसित की गई। और ये धान की फसल जो थी जंगली धान की कहां से प्राप्त की गई थी? पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1963 में इसे संग्रहित किया गया था। यानी ये जंगली धान की वो प्रजाति थी जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1963 में संग्रहित की गई थी। आप कल्पना कीजिए अगर इसका संग्रह नहीं किया जाता तो इस क्षेत्र में जो लोग थे जो धान पर निर्भर थे उनका क्या होता? त्राही त्राही मच चुकी होती। यानी भूख के लिए ही तो इंसान कार्य करता है, अपने पेट भरने के लिए। तो जब उनका भोजन ही नष्ट हो गया तो क्या होता? बहुत विपदा वाली स्थिति होती। तो ऐसे समय में किसने बचाया? इस जैव विविधता ने। यानी जैव विविधता का मतलब आप समझ गए होंगे कि विभिन्न प्रजातियों की जो किस्में होंगी वो क्या हो जाती हैं? कई बार विभिन्न वातावरणों के अनुकूल होती हैं। तो जैसे ये जो किस्म थी उत्तर प्रदेश के जंगली धान की यानी ओराइजा निवेरा जो किस्म थी, ये क्या थी? इस रोग के प्रति रोधी किस्म पैदा करने वाली किस्म बन गई थी। आज भी बच्चों जंगली धान की बहुत सारी रोग रोधी और कीट रोधी 20 प्रकार के जीन्स जो हैं उनका उपयोग जीन सुधार कार्यक्रम में हो रहा है। जीन सुधार कार्यक्रम यानी नई तकनीकों से हम क्या कर रहे हैं? जो रोग रोधी और कीट रोधी किस्में होती हैं उनसे हम क्या कर रहे हैं? नई किस्म तैयार कर रहे हैं जंगली धान की रोग रोधी और कीट रोधी 20 प्रकार के जीन्स के साथ मिलकर। ठीक है बच्चों, इस प्रकार दूसरा पॉइंट है हमारा इस आर्थिक महत्व के अंतर्गत, इस प्रकार अनाज आदि की जैव विविधता खाद्य सुरक्षा के लिए वरदान का कार्य करती है। इस वाक्य का क्या मतलब हुआ? एक बार फिर से पढ़ के देखिए इसका क्या मतलब आप बताइए या सोचिए इस बात का मतलब कि इस प्रकार अनाज आदि की जैव विविधता खाद्य सुरक्षा के लिए वरदान का कार्य करती है। इस वाक्य पर आपसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि अनाज आदि की जैव विविधता खाद्य सुरक्षा के लिए वरदान का कार्य करती है, इस वाक्य का क्या तात्पर्य है? किसी भी प्रजाति की जब बहुत सारी किस्में होती हैं यानी ये जो हमारी प्रकृति है जैव विविधता से समृद्ध होती है, तो ऐसी स्थिति में जो भोजन वाले पौधे हैं अगर उनकी जैव विविधता समृद्ध है तो क्या होगा? वो हमें एक सुरक्षा प्रदान करेगी। क्यों? क्योंकि कभी भी विकट स्थिति में कोई ना कोई किस्म उसकी ऐसी होगी जो प्रकृति से पर्यावरण से अनुकूलन स्थापित करने में क्या होगी? सही साबित होगी और इस प्रकार से हमारे खाद्य की क्या हो सकेगी? सुरक्षा हो सकेगी। यही इस वाक्य का तात्पर्य है। नेक्स्ट है आपका
जट्रोपा, करंज जैसे पौधों में जैव ईंधन की दिशा में एक नई आशा की किरण जगाई है। बहुत से पौधे ऐसे हैं बच्चों जिनसे बायोडीजल प्राप्त किया जा रहा है। हम लोग जो डीजल इस्तेमाल करते हैं वो कैसा है? रासायनिक, जो पृथ्वी से जीवाश्मीय ईंधन है, वो एक प्रकार का जो पेट्रोलियम से तैयार किया जाता है, जो पॉल्यूशन भी पैदा करता है, बहुत ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो ऐसी स्थिति में नए ईंधन की जो खोज हो रही है उसमें एक हमारा जो चरण है वो क्या है? बायो ईंधन या बायोडीजल, जैव ईंधन। ठीक है बच्चों, तो ये जो जैव ईंधन है वो बहुत से पौधों से प्राप्त किया जाता है। उनमें से कुछ पौधे हैं जैसे जेट्रोपा और करंस। तो ये भी हमें आर्थिक लाभ ही देंगे, यानी हम जैव ईंधन प्राप्त करने के लिए जब इनकी खेती करेंगे तो क्या होगा? आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा। साथ में इनसे प्राप्त होने वाला ईंधन पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं करेगा और कैसा होगा? हमारे लिए फायदेमंद साबित होगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो था क्या? आर्थिक लाभ। अब हम दूसरा हेडिंग देखते हैं जैव विविधता के महत्व का। दूसरा है हमारा औषधीय महत्व। ये तो आप खुद भी जानते होंगे कि बहुत सारी वनस्पति हमारे लिए औषधीय महत्व रखती है। जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण आपके दिए हुए हैं, जैसे मलेरिया ज्वर, इसका इलाज किससे होता है? सिंकोना पादप होता है जिसकी छाल से इसका इलाज किया जाता है या इसकी दवाइयाँ बनाई जाती हैं। इसी तरह से असाध्य रक्त कैंसर, जो रक्त कैंसर है उसका इलाज सदाबहार, विनक्रिस्टीन तथा विनब्लास्टिन नामक पौधों से किया जाता है। ऐसे ही कैंसर नामक बीमारी का इलाज टेक्सास बकाटा वृक्ष की छाल से किया जाता है। कौन सा वृक्ष है? टेक्सास बकाटा, इसकी छाल से किया जाता है। ऐसे ही उच्च रक्तचाप सर्पगंधा से किया जाता है इसका इलाज भी। यानी ये तो हमने 4 उदाहरण दिए हैं। इसके अलावा एड्स जैसा जो रोग है जिसका आज तक इलाज नहीं खोजा गया है, पर उसके एड्स को रोकने के जो गुण पाए जाते हैं वो जैसे तुलसी, ब्राह्मी, अश्वगंधा, शतावरी, गिलोय जैसे पादपों में पाए जाते हैं। एड्स क्या है बच्चों? एड्स वो लक्षण है जो हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता खत्म कर देता है, जिससे हम विभिन्न बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। तो ये सारे जो पौधे हैं ये इस तरह के हैं जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। हम दूर क्यों जाएं, हम वर्तमान का एक उदाहरण लेते हैं। लॉकडाउन किस लिए लगा था? कोरोना वायरस के कारण। तो उसमें हम सब क्या कर रहे हैं? हम तरह तरह के पादपों का, इन जड़ी बूटियों का काढ़ा बना के पी रहे हैं। क्यों पी रहे हैं? अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का। यानी ये सारे जो पौधे हैं वो सब क्या रखते हैं? औषधीय महत्व रखते हैं हमारे जीवन में। नेक्स्ट आपका बिंदु है पर्यावरणीय महत्व। इस महत्व को हम 3 बिंदुओं के अंतर्गत साझा करेंगे। पहला बिंदु हम लेते हैं खाद्य श्रृंखला का संरक्षण। खाद्य श्रृंखला क्या है भाई? भोजन के लिए या ऊर्जा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक जीव या एक प्रजाति दूसरी प्रजाति पर निर्भर होती है। हम ये भी कह सकते हैं कि एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर होता है। जैसे बहुत से जीव पादपों पर निर्भर होते हैं, बहुत से जीव शाकाहारी जीवों को खाते हैं। तो इस तरह से एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है, यानी एक प्रजाति दूसरी प्रजाति पर निर्भर है। पर यदि एक प्रजाति नष्ट हो जाती है या विलुप्त हो जाती है तो क्या होगा? खाद्य श्रृंखला टूट जाएगी और वो खाद्य श्रृंखला का संरक्षण नहीं हो पाएगा। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं बच्चों। ये एक आपकी खाद्य श्रृंखला दे रखी है। यहाँ पर ये पादप हैं। किसी भी पादप को भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश चाहिए, जल चाहिए और खनिज लवण चाहिए, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। और इन पौधों में हरित लवक मौजूद ही रहता है। इस प्रकार से भोजन का निर्माण पादप करते हैं। तो इन सारे पदार्थों से किसका निर्माण हुआ? भोजन का निर्माण हुआ। इसको किसने खाया? घास को टिड्डे ने खाया। ये क्या है? टिड्डा, ग्रास हॉपर। इसने क्या खाया? इन पादपों को खाया। इस टिड्डे को किसने खाया? मेढक ने खाया। मेढक को किसने खाया? सांप ने खाया। सांप को किसने खाया? बाज ने खाया। अब बाज की मृत्यु हो गई। बाज की मृत्यु के बाद वो मिट्टी में मिल गया और वहां पर विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों ने इसका क्या कर दिया? अपघटन कर दिया। अगर इनमें से कोई भी जीव मृत होता है तो उस सब का
इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, सूक्ष्म जीव क्या कर देंगे, कवक हैं, जीवाणु हैं, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव इनका क्या कर देंगे, अपघटन कर देते हैं। तो ये हमारी क्या है, एक खाद्य श्रृंखला है। अब इस खाद्य श्रृंखला में आप देख रहे हैं ये पादप क्या हुए, उत्पादक हुए, यानी ये वो हैं जो भोजन पैदा कर रहे हैं। हम में से कोई भी जीव कर पा रहा है या इनमें से कोई भी जीव भोजन पैदा कर पा रहा है, नहीं, हम केवल भोजन प्राप्त कर रहे हैं, वो भी किन से, हरे पेड़ पौधों से, चाहे तो प्रत्यक्ष रूप में चाहे अप्रत्यक्ष रूप में। यहाँ पर ये टिड्डा प्रत्यक्ष रूप में भोजन प्राप्त कर रहा है, परंतु बाकी सभी जो जीव हैं वो क्या है, अप्रत्यक्ष रूप में इन पौधों से भोजन प्राप्त कर रहे हैं। कैसे, ये उत्पादक रहे, प्रथम उपभोक्ता कौन रहा, ये टिड्डा, और द्वितीय उपभोक्ता ये मेढक, यानी मेढक ने टिड्डे को खाया, पर टिड्डे के अंदर ऊर्जा कहां से आई, इन पौधों से आई। इसी तरह से मेढक को किसने खाया, तृतीय उपभोक्ता ने। अब इस मेढक के अंदर ऊर्जा कहां से आई, इससे, और इसमें कहां से आई, इससे। तो अप्रत्यक्ष रूप से मेढक में ऊर्जा कहां से आई, पौधों से आई। इसी तरह से सांप को किसने खाया, चतुर्थ उपभोक्ता यानी बाज ने खाया। तो बाज जो था इसके अंदर ऊर्जा कहां से आई, इससे, इसमें कहां से आई, इससे, इससे, और फिर अंत में किससे आई, पौधों से। यानी अप्रत्यक्ष रूप में या प्रत्यक्ष रूप में देखा जाए तो हम किस पर निर्भर हैं, पादपों पर निर्भर हैं। तो हम लोगों की जो जैव विविधता है वो एक दूसरे पर निर्भर है अपने जीवन के लिए। तो ये हमारी क्या है, खाद्य श्रृंखला। अब हम बात कर रहे हैं इसके संरक्षण की। अगर मान लीजिए जैव विविधता समृद्ध नहीं होगी और ऐसी स्थिति आ जाए, मान लीजिए ये वाली जो जाति है वो क्या हो गई, पृथ्वी से खत्म हो गई, या जिस भी पारिस्थितिक तंत्र में है ये क्या हो गई, खत्म हो गई, तो इसके दो नुकसान होंगे। एक तो इस प्रजाति के लिए जो भोजन है वो खत्म हो गया, दूसरा ये जो प्रजाति है उसको कौन खा रहा था, ये प्रजाति खा रही थी, तो इनकी इतनी अधिक वृद्धि हो जाएगी, इतनी अधिक वृद्धि हो जाएगी कि वो इस पूरे को क्या कर देंगे, चट कर देंगे, यानी इसको पूरी, इस उत्पादक को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो ये हमारे नुकसान होंगे। यानी खाद्य श्रृंखला का संरक्षण बहुत जरूरी है, और अगर संरक्षण नहीं होगा तो कोई भी प्रजाति की संख्या बढ़ जाएगी, या कोई भी प्रजाति जो उस पर निर्भर है वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। बच्चों, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जब खाद्य श्रृंखलाओं की बहुलता होती है, यानी बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं, तो वो मिलकर क्या बना लेती हैं, एक खाद्य जाल का निर्माण कर लेती हैं। और खाद्य जाल में बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। तो यदि किसी खाद्य श्रृंखला का एक जीव प्रजाति नष्ट भी हो जाती है, विलुप्त भी हो जाती है, तो क्या होगा, उस पर निर्भर जीव दूसरी खाद्य श्रृंखला से जुड़कर अपनी श्रृंखला का संरक्षण कर लेता है। इस चीज को भी हम चित्र के द्वारा देखेंगे। ये आपका क्या है, एक खाद्य जाल है। इस खाद्य जाल में ये हरे पेड़ पौधे, घास आदि यहाँ पर मौजूद हैं जो उत्पादक हैं। अब इनको कौन कौन खा रहा है, ये भी जीव खा रहा है, ये जीव भी खा रहा है, और ये जीव भी खा रहा है, और ये जीव भी खा रहा है। यह खाद्य श्रृंखलाएं चल रही है कई सारी। एक खाद्य श्रृंखला ये हो गई, एक खाद्य श्रृंखला ये हो गई, एक खाद्य श्रृंखला यहाँ से यहाँ तक हो गई, इसके अलावा एक खाद्य श्रृंखला ये हो गई, एक खाद्य श्रृंखला ये हो गई, एक खाद्य श्रृंखला क्या हो गई, ये हो गई, तो एक ये हो गई। इस तरह से कई सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। अब मान लीजिए ये जीव मान लीजिए खत्म हो गया, पृथ्वी से विलुप्त हो गया ये प्राणी, तो इस पर कौन निर्भर है, मेढक। मेढक अब क्या करेगा, अपनी भूख इनसे बुझा लेगा। मेढक अब क्या करेगा, किस पे आश्रित हो जाएगा, जब ये नष्ट हो जाएंगे तो इस पर आश्रित हो जाएगा। यानी ये खाद्य श्रृंखला जो थी ये वाली, वो संरक्षित रहेगी इस तरह से। ये जीव विलुप्त भी हो गया तो क्योंकि बहुत सारी प्रजातियां हैं, इसलिए ये जीव अपनी ऊर्जा दूसरे जीवों से प्राप्त कर लेगा या दूसरी खाद्य श्रृंखला से प्राप्त कर लेगा। तो इस तरह से जब खाद्य जाल समृद्ध होता है तो क्या होता है, खाद्य श्रृंखलाओं का संरक्षण हो जाता है। अगला जो हमारा हेडिंग है इसका, वो है पोषक चक्र नियंत्रण। जैसे हमने खाद्य श्रृंखला संरक्षण की बात की थी, इसी तरह से मैंने 3 बिंदुओं की बात की थी। दूसरा बिंदु हमारा कौन सा है इसमें, पोषक चक्र नियंत्रण। समृद्ध जैव विविधता पोषक चक्र गतिमान रखने में सहायक होती है। समृद्ध मतलब जितनी अधिक जैव विविधता होगी उतना ही पोषक चक्र क्या होगा, उत्तरजीवित रहेगा, यानी चलता रहेगा और उसकी गति क्या होगी, अधिक होगी।
एक मोटे रूप में मैं आपको समझाती हूँ। जितने भी सजीव होंगे उनके मृत कार्बनिक पदार्थ अधिक से अधिक पैदा होंगे, और मृत कार्बनिक पदार्थ अधिक होंगे और सूक्ष्म जीवों की जब जैव विविधता अधिक होगी तो क्या होगी, मृत कार्बनिक पदार्थों के अपघटन की दर भी क्या होगी, अधिक होगी, जो क्या करेंगे, उर्वरता पैदा करेंगे और वातावरण को क्या रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे। इस पे एक नजर हम डाल लेते हैं। मिट्टी में उपस्थित सूक्ष्म जीवी विविधता मृत कार्बनिक पदार्थों को विघटित कर पोषक तत्वों को पुनः उपलब्ध कराती है, और ये चक्र चलता रहता है। यही बात हम कर रहे थे। तो इसको हम एक चित्र से और समझते हैं, रेखा चित्र के द्वारा आप समझेंगे। यहाँ पादप क्या है, उत्पादक, ये हम बात कर चुके हैं, यानी जो भोजन उत्पन्न करते हैं, जिन पर सभी जीव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में निर्भर हैं। ये पादप उत्पादक हो गए। इन पर कौन निर्भर है, जंतु। जंतु जब मृत होते हैं तो मृत कार्बनिक पदार्थ में बदल जाते हैं। इसी प्रकार से जितने भी पादप हैं जब वो मृत होते हैं तो वो भी मृत कार्बनिक पदार्थों में बदल जाते हैं। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। अब ये जो भी मृत कार्बनिक पदार्थ हैं इनका अपघटन कौन करते हैं, सूक्ष्म जीव करते हैं। यानी जब सूक्ष्म जीव की समृद्ध जैव विविधता होगी तो इन मृत कार्बनिक पदार्थों का क्या हो जाएगा, अपघटन होगा, और अपघटन के बाद जो पदार्थ बनेंगे वो वायु और मिट्टी में मिल जाएंगे, और वायु और मिट्टी में मिलने के बाद ये वापस नए पौधों के पास पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से इस पोषक चक्र का बार बार चक्रण होता रहता है हमारी प्रकृति में। तो ये हमारे 2 बिंदु हो गए। तीसरा बिंदु इस टॉपिक के अंतर्गत हमारा क्या है, पर्यावरण प्रदूषण का निस्तारण। यानी समृद्ध जैव विविधता जो होती है वो प्रदूषण के निस्तारण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मैं एक ऐसा उदाहरण आपको बताती हूँ जो आपने कभी ना कभी अपने जीवन में अपने आसपास होते हुए देखा होगा। जब भी कोई जीव की मृत्यु हो जाती है, जैसे कुत्ते, बिल्ली या किसी भी जीव की, और वो सड़क पर पड़ा हुआ है, किनारे पर पड़ा हुआ है, तो आप अगर उधर से डेली गुजरते हैं तो शुरू में 1-2 दिन तो आपको कुछ महसूस नहीं होगा, पर कुछ समय बाद उसकी बदबू आने लगती है। हमको आती है वो बदबू, और यदि हम उसको छुएं भी नहीं, हम उसका कुछ नहीं करें, वहीं पड़े रहने दें, तो आप कुछ समय बाद देखेंगे वहां केवल हड्डियां रह जाती हैं। बाकी सब जीव कहाँ चला गया, बाकी सारा जीव क्या था, सूक्ष्म जीवों ने क्या कर दिया, अपघटित कर दिया, और अपघटित करके जो लवण और जो पदार्थ थे वो वायु और मिट्टी में मिला दिए। तो उन्होंने क्या किया था, मृत कार्बनिक पदार्थ को विघटित कर दिया। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, हमारे पर्यावरण प्रदूषण का निस्तारण करते हैं। नहीं तो क्या दुर्गंध आ रही थी, अगर मान लीजिए वो विघटन नहीं होता उस जीव का तो क्या होता, वहां पर धीरे दुर्गंध भी रहती या वो जीव वहां पर सड़ता रहता। तो मृत कार्बनिक पदार्थ का अपघटन बहुत जरूरी है बच्चों, और वो किसके द्वारा होता है, हमारी समृद्ध सूक्ष्म जीवी जैव विविधता के कारण हो पाता है। यहाँ पे कुछ और उदाहरण भी रहते हैं, जैसे कुछ वनस्पतियां इस तरह की होती हैं जो प्रदूषकों का विघटन व अवशोषण करने की क्षमता रखती हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, कुछ वनस्पतियां ऐसी होती हैं जो प्रदूषकों का, यानी जो प्रदूषण उत्पन्न करने वाले पदार्थ हैं उनका विघटन भी करती हैं और उनका क्या करती हैं, अवशोषण भी करती हैं। जैसे सदाबहार नामक एक पौधा है जो क्या करता है, ट्राइनाइट्रोटोलुइन, ये एक रासायनिक पदार्थ है ट्राइनाइट्रोटोलुइन, जैसे घातक विस्फोटकों को विघटित करने की क्षमता रखता है। ये एक कैसा पदार्थ है बताइए, ये घातक विस्फोटक पदार्थ है जिसका नाम क्या है, ट्राइनाइट्रोटोलुइन। इस विस्फोटक पदार्थ को भी सदाबहार जैसा पौधा जो होता है वो विघटित करने की क्षमता रखता है। इसी तरह से बच्चों, सूक्ष्म जीवों द्वारा औद्योगिक अपशिष्ट से भारी धातुओं को भी हटाने की क्षमता होती है। यानी सूक्ष्म जीवों में भारी धातुओं को हटाने की क्षमता भी होती है, जो भारी धातुएं औद्योगिक अपशिष्ट में आती हैं। कैसे, जैसे कुछ उदाहरण देख लेते हैं, कौन हटा सकता है इनको, जैसे स्यूडोमोनास प्यूटिडा, ऑर्थोबैक्टर विस्कोसस एवं साइट्रोबैक्टर प्रजातियां जो हैं वो अपशिष्ट से भारी धातुओं को भी हटाने की क्षमता रखती हैं। ये आपको जो नाम है ये याद रखने होंगे, आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि अपशिष्ट से भारी धातुओं को हटाने वाले किन्हीं 2 प्रजातियों के नाम दीजिएगा। तो आप यहाँ पे 3 दे रखे हैं, आप किन्हीं भी 2 को दे सकते हैं, तीनों भी पूछा जा सकता है, 1 भी पूछा जा सकता है आपसे। इसी तरह से कुछ रेडियो एक्टिव घातक तत्वों को हटाने की भी क्षमता होती है बहुत से जीवों में, जैसे राइजोपस ओराइजिस कवक होता है जो यूरेनियम और थोरियम को क्या कर सकता है,
हटा सकता है वातावरण से। इसी तरह से पेनिसिलियम क्राइसोजीनम ये जो जीव है या प्रजाति है वो रेडियम को हटाने की क्षमता रखती है। तो ये पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने वाला जो हमारा बिंदु है, इसमें हम कुछ और भी देखते हैं। जैसे समृद्ध जैव विविधता जो होती है वनस्पति की, वो वायुमंडल में अधिक ऑक्सीजन मुक्त करके पर्यावरण को स्वच्छ और क्या बनाती है, शुद्ध बनाती है, यानी प्रदूषण मुक्त करती है। आपने अपने आसपास ऐसे बहुत से वृक्ष देखे होंगे, जैसे पीपल है, बरगद है, बनिहारी है, नीम है, एरिका पाम, तुलसी, एलोवेरा। ये क्या करते हैं, बहुत अधिक ऑक्सीजन मुक्त करते हैं और वातावरण को शुद्ध और स्वच्छ बनाते हैं, यानी प्रदूषण मुक्त करने का प्रयास करते हैं। इनके द्वारा प्रदूषण मुक्त होता है हमारा वातावरण जो होता है। पादप ध्वनि प्रदूषण को भी कम करते हैं। जहाँ पर शोर अधिक होता है, यदि वहाँ वृक्ष अधिक हैं तो ध्वनि प्रदूषण भी कम होता है। ये माना जाता है कि पादप ध्वनि को भी अवशोषित करते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं जैव विविधता के महत्व के अगले बिंदु की। हमारा अगला बिंदु है सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक महत्व। मनुष्य की संस्कृति और ये पर्यावरण जो हैं वो साथ साथ ही विकसित हुए हैं। प्राचीन काल में इस पर्यावरण का और मानव का बहुत अच्छा सामंजस्य था। आज भी वो देखने को मिल जाता है कहीं कहीं। देखें कैसे। आज भी बच्चों बहुत से पौधे ऐसे हैं जो हमारी संस्कृति में एक विशेष और महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। हम उनकी विभिन्न अवसरों पर और त्योहारों पर कई बार पूजा करते हैं। जैसे कौन कौन से वृक्ष हो सकते हैं, कुछ उदाहरण स्वरूप देख लेते हैं। पीपल है, बरगद है, आम है, तुलसी है, आंवला है, केला है। ये सब वृक्ष आपने अपने आसपास देखे होंगे और इनकी पूजा होते हुए भी आपने विभिन्न अवसरों पर देखी होगी। तो आध्यात्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व के ये पादप आज भी महत्व रखते हैं। इसी तरह से बहुत से जंतु हैं जो हमारा संस्कृति से जुड़े हुए हैं। जैसे गाय है, मोर है, हम कबूतरों को दाना डालते हैं, कौवों को हम चुग्गा डालते हैं, इसी तरह से चींटी को डालते हैं। तो ये सारे जो जीव हैं वो सभी हमारी इस संस्कृति में विशेष स्थान रखते हैं। कुछ जीव के उदाहरण आप अच्छी तरह देख लीजिएगा, जैसे गाय, मोर, हंस, चूहा, हाथी, चींटी। ये सभी जीव इस संस्कृति में विशेष महत्व रखते हैं। आज भी हमारे भारत में तो बहुत से ऐसे वन हैं, जंगल हैं, जिनको किस नाम से जाना जाता है, देववन, यानी देवताओं का वन, जहाँ देवता निवास करते हैं, ये माना जाता है। आज भी कुछ आदिवासी समाज यानी जो वनों में रहने वाले जो समाज है, बहुत सी आदिवासी जातियां ऐसी हैं जो पूर्ण रूप से इस प्रकृति पर निर्भर हैं, चाहे तो अपने भोजन के लिए हो, चाहे आवास के लिए हो, या अपने सामाजिक रीति रिवाज संस्कृति के लिए भी वो पूर्ण रूप से किस पर निर्भर हैं, इस प्रकृति पर निर्भर हैं। तो बच्चों, हमने इन बिंदुओं के अंतर्गत इतना अधिक जैव विविधता का महत्व जाना है, पर ये तो कुछ भी नहीं है। अगर हम इसको और जानना चाहें तो उसकी कोई सीमा नहीं है। लोगों में इस जैव विविधता के प्रति जागरूकता पैदा हो, वो इसका संरक्षण करें, इस तरह की भावना लोगों के अंतर्गत आए, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने सन 2010 को किस रूप में मनाया था, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष के रूप में मनाया था। इस पे आपका प्रश्न भी आ सकता है बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष कब मनाया गया था? 2010 में। क्यों मनाया गया था? जिससे विश्व समुदाय जैव विविधता के महत्व को समझकर इसे बनाए रखने का प्रयास करे, यानी उसका संरक्षण करे। आज के टॉपिक से जो हमें जैव विविधता का महत्व पता चला है, तो हम कह सकते हैं कि वास्तव में जैव विविधता प्रकृति का एक अनुपम उपहार है, जो पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अतः हम सभी का कर्तव्य है कि इस जैव विविधता का संरक्षण करें, ताकि धरती पर जीवन अपने विभिन्न रूपों में सदा मुस्कुराता रहे। ये था बच्चों आज का टॉपिक हमारा, जैव विविधता का महत्व। अब इस टॉपिक से 2 प्रश्न दे रही हूं हमेशा की तरह, आप उनको नोट करिएगा अपनी उत्तर पुस्तिका में। पहला प्रश्न है आपका,
औद्योगिक अपशिष्ट से भारी धातु को हटाने की क्षमता रखने वाले किन्हीं 2 सूक्ष्म जीवों के नाम बताइए। फिर से रिपीट करूंगी क्वेश्चन 1। औद्योगिक अपशिष्ट से भारी धातुओं को हटाने की क्षमता रखने वाले किन्हीं 2 सूक्ष्म जीवों के नाम बताइए। क्वेश्चन 2, कैंसर के इलाज में किस वृक्ष की छाल का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन 2, कैंसर के इलाज में किस वृक्ष की छाल का उपयोग किया जाता है? आज का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।